हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बेसिक्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मतलब हमारी इकोनॉमी जो है, जो पूरे काम चलते हैं, जो एक्टिविटीज़ चलती है हमारी इकोनॉमी में, वो किन बेसिस पे चलती हैं, किस किस चीज़ों में वो कैटेगराइज्ड होती है, तो वो आपको पढ़ना है। Let us look at these pictures. You will find that the people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing is to group them, that is, classify them using important criterion. These groups are also called sectors. There could be several ways of classification depending on the purpose and what one thinks is an important criterion. अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट पेज है, आपको देखो बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ब्रिक्स बना रहा है, यहाँ पे कोई टेक्सटाइल्स का काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, या कोई लेबरर है, ठीक है, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको बहुत सारे काम दिखाए गए हैं। इन सब कामों से देखो पैसा जनरेट होता है। जिन भी कामों से पैसा जनरेट होता है उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन सभी एक्टिविटीज को। अब उन सभी एक्टिविटीज को हम ग्रुप जब कर देते हैं किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर्स। ठीक है। अब सेक्टर्स को क्लासिफाई करना या एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना वो बहुत सारे तरीकों पे हो सकता है, बहुत सारे पर्पसेस पे हो सकता है। वो पर्पसेस क्या होंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। सो वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। बेसिकली अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो ये प्राइमरी सेक्टर, ये टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यही बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ होती है। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम सीधा ना नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हम उन्हीं को यूज़ करके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. It takes place within a crop season. For the growth of cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors जैसे कि rainfall, sunshine, climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. मैंने आपको बताया कुछ एक्टिविटीज में हम नेचर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल समझाया है कि कॉटन का जो प्लांट होता है, कॉटन के प्लांट के लिए मैं नहीं कहती हम एंटायरली डिपेंड करते हैं, बट मेनली हम नेचर पे डिपेंड करते हैं कि बारिश पड़ेगी, अच्छी सनशाइन होगी, कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो वो तो नेचर ही देगी ना। तो उस पे डिपेंड करते हैं नेचर पे, ताकि कॉटन का प्लांट अच्छा हो। और जो इस एक्टिविटी से प्रोडक्ट निकलता है, जो कॉटन हमें मिलती है, वो क्या है? हमारा नेचुरल प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि नेचर ने दिया है। Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of animals and availability of water. अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, दूध, दही, ये सब की बात करें, तो बेसिकली जो दूध होता है जिससे बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें दूध के लिए हम किन पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं हम, बफलोज, काउज, शीप, गोट, इन पे डिपेंड करते हैं। अब इन एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इनके अंदर होते हैं जिनसे उनमें से दूध निकलता है, हम उनका दूध पीते हैं। तो दूध के लिए हम इन एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे डिपेंड करते हैं। और जो फॉडर, जो चारा इन्हें मिलता है एनिमल्स को, कहते हैं ना जितना गाय भैंस को अच्छा चारा मिलेगा उतना ही अच्छा क्वालिटी का दूध आएगा, तो उस फॉडर पे डिपेंड करता है। वो जो फॉडर है, चारा है, वो भी हमें नेचर ही देती है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क, जो प्रोडक्ट मिलता है इस एक्टिविटी से, जो कि दूध होता है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट ही हम कहेंगे। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। जितने भी मिनरल्स हैं जो हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, या ओर्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? हमने तो पैदा नहीं किए हैं, वो नेचर ने हमें दिए हैं, तो वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हुए। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर। सो इन सब से हमने क्या सीखा कि जब कोई हम गुड बनाते हैं एक नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, मतलब उसको यूज करके, जब हम कोई गुड बनाते हैं, तो उस एक्टिविटी को, उस गुड बनाने की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर।
सो ये आपकी प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन हो गई. वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसी सेक्टर को प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? बेसिक. तो प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही सेक्टर है जो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए एज अ बेस एक्ट करता है. और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो एग्रीकल्चर से, या डेयरी से, या फिशिंग से, या फॉरेस्ट से. इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है. तो ये पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है. इसका एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं. तभी ये प्राइमरी सेक्टर में देखो ये सब चीजें जो दे रखी हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम प्राइमरी सेक्टर में डील करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो, second sector is secondary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity. Secondary sector में क्या करते हैं कि जो भी natural products हमें मिले हैं उसको हम दूसरी forms में transform करेंगे. कैसे? Manufacturing करने से. और manufacturing कहाँ पे होती है? Industries में. इसीलिए manufacturing industrial activity से related होती है. It is the next step after primary. Primary के अगला स्टेप क्या होता है? सेकेंडरी. नेचुरल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज में लेके जाके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके हम उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं. द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. जो प्रोडक्ट है वो नेचर नहीं प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी सेक्टर में, बट इसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग नीडेड होती है जिससे हम सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं. दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट अ होम. ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कहीं पे भी हो सकती है. फैक्ट्री में भी हो सकती है, किसी वर्कशॉप में भी हो सकती है, या घर पे भी कोई चीज बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉटन फाइबर की बात करें, अगर वो कॉटन फाइबर हमें प्लांट से मिलता है, वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. अब कॉटन फाइबर तो हमें प्लांट ने दिया ना, कॉटन का जो प्रोडक्ट है वो प्लांट ने दिया. हमने क्या किया? उस कॉटन से हमने धागा बनाया, धागे से हमने कपड़ा बना दिया. स्पिन करके यार्न बनाया मतलब धागा बनाया, फिर उस धागे से कपड़ा बना दिया. यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़. अब शुगर केन जो है, जो गन्ना जिसे हम बोलते हैं, हम उसको रॉ मटेरियल यूज करके फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, फिर हम उससे शुगर बनाते हैं या फिर हम उससे गुड़ बनाते हैं. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. अब जो मिट्टी होती है उसको हम यूज करके ईंट बनाते हैं, फिर उसी ईंट को यूज करके हम घर, बिल्डिंग बनाते हैं. तो ईंट कहाँ पे बनती है? फैक्ट्रीज में बनती है, बट मिट्टी तो हमें फैक्ट्रीज ने नहीं दी ना, वो तो नेचुरल प्रोडक्ट है. Since this sector gradually became associated with different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है. After primary and secondary sector, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and it is different from the above two. जो primary and secondary sector के लिए अलावा तीसरा सेक्टर हमारे पास कौन सा है? tertiary sector. और ये tertiary sector इन दोनों से different है. देखो primary और secondary एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. सिर्फ प्राइमरी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेकेंडरी में जाके हम उसको इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये मिलते जुलते हैं. टर्शरी डिफरेंट है. दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब देखो मतलब समझो इसका, जो टर्शरी सेक्टर है ना वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. अगर हम सिर्फ टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज की बात करें तो दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स अपने आप में टर्शरी सेक्टर की कोई भी एक्टिविटी कोई गुड नहीं प्रोड्यूस करती है, बल्कि वो एक सपोर्ट बनती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. मतलब जो भी सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी सपोर्ट बनती है कौन? टर्शरी सेक्टर. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको.
goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks and trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from banks to help production and trade. So, transportation, storage, communication, banking, trade are the examples of tertiary activities. तो समझे आप वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में, गुड्स तो हमने बना लिए, उन गुड्स को कहीं ना कहीं तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना. ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? या तो ट्रक से करोगे या ट्रेन से करोगे. ट्रांसपोर्ट करके किसी मार्केट में लेके जाओगे, मार्केट में होलसेल एंड रिटेल शॉप्स में जाके आप उसे बेचोगे, या फिर कई बार जो आपने गुड्स बनाए हैं उसको आपको स्टोर करके गोडाउन्स में रखना होता है, या फिर आपको टेलीफोन की हेल्प चाहिए, लेटर्स की हेल्प चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको उन गुड्स को बेचने के लिए, या फिर आपको बोरो करना है मनी किसी गुड को बनाने के लिए बैंक से ताकि आप ट्रेड कर सको. तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना, कम्युनिकेशन बढ़ाना, बैंकिंग करना, ट्रेड करना, ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं. तो आप इन सब में देखो कोई कुछ बना थोड़ी रहा है. ट्रांसपोर्ट में ट्रक थोड़ी बनाने हैं. ट्रक तो सेकेंडरी एक्टिविटी हुई. जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कौन सी है? टर्शरी. ठीक है. स्टोरेज, गोडाउन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टर्शरी एक्टिविटी. टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बढ़ाना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना. तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज. ये सारी की सारी फैसिलिटीज किसमें आएंगी? टर्शरी में. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड, द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. क्योंकि इस सेक्टर में गुड्स नहीं बनते हैं, इसमें तो सिर्फ सर्विसेज जनरेट होती हैं, इसीलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है. ठीक है. जैसे आपके घर में अगर इंटरनेट लगा हुआ है तो वाईफाई, जो वाईफाई है वो क्या है? सर्विस है, वो टर्शरी सेक्टर है. आपने कोई अमेजोन से सपोज प्रोडक्ट मंगवाया, आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला है, तो आप क्या करोगे? अमेजोन के कॉल सेंटर पे कॉल करोगे और उनको बोलोगे कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव आया है, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए. तो जो इंसान वहां पे फोन पे बैठा आपकी इस कंप्लेंट को हैंडल कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो कुछ प्रोडक्ट थोड़ी, वो तो सिर्फ आपको एक सर्विस दे रहा है कि आपने कंप्लेंट फाइल करनी थी, वो सर्विस दे रहा है. तो वो सर्विस की बात क्या है? वो टर्शरी सेक्टर में आती है. ठीक है. तो अब देखेंगे तो इसमें ये आपके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके एग्जांपल्स हैं. Service sector also includes some essential service that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services like washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. अब service sector की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि टर्शरी सेक्टर में, तो उसमें सिर्फ यही वाली सर्विसेज नहीं आती हैं, हम कुछ और भी सर्विसेज आती हैं. जैसे टीचर्स प्रोवाइड करना, टीचर भी क्या है? सर्विस ही दे रही है आपको नॉलेज की. डॉक्टर्स जो है वो आपको हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं. एंड कुछ ऐसे लोग जैसे कि वॉशरमैन, कपड़े धोने वाले, या बार्बर्स, बाल काटने वाले, या कॉबलर्स, आपके जूते ठीक करने वाले, या लॉयर्स, या जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव या अकाउंटिंग काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं. आपने अगर अपनी ITR फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो आप CA के पास जाते हो, तो CA आपको सर्विस ही तो दे रहा है. और या कुछ नई सर्विसेज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जैसे इंटरनेट के कैफे खोल दिए, ATM बूथ बना दिया, आप अभी कॉल सेंटर पे बात कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कंप्लेंट है आपके घर में आती है किसी भी चीज के रिलेटेड, किसी भी सर्विस के रिलेटेड, तो हर कंपनी ने अपना अपना कॉल सेंटर बनाया होता है. आप उस कॉल सेंटर पे कॉल करते हो तो वो आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आज की डेट में सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सर्विस सेक्टर आज की डेट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाएं तो आपको दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो हमने अभी 3 कैटेगरीज में बता दी कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है. तो 3 एक्टिविटीज में जो है हमने डिफाइन कर दी, ये तीनों जो सेक्टर्स हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. देखो प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी का कोई फायदा नहीं है,
सेकेंडरी नहीं होगा तो टर्शरी का कोई फायदा नहीं है। हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो नीचे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक टेबल बना रखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो टेबल बना रखा है, आपने उस टेबल को एक बार एक्टिविटी करके देखनी है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल हैव टू शट डाउन। अगर कोई फार्मर, जो फार्मर्स हैं सारे के सारे, वो किसी एक मिल को टारगेट कर ले, शुगर की मिल को, और बोले कि हम तुम्हें शुगर केन नहीं देंगे अपने खेत से, तो वो जो मिल है, मिल कहाँ से शुगर बनाएगी जब उसके पास शुगर केन ही नहीं होगा? तो मिल तो है, उसको शट डाउन करना पड़ेगा। What does this show? अब इसका मतलब क्या है? This is an example of the secondary और industrial sector being dependent on the primary. ये एग्जाम्पल क्या है? अब शुगर केन ही नहीं मिला, मतलब प्राइमरी ही नहीं मिला, तो सेकेंडरी मतलब क्या बनेगा? तो मिल में जाके वो शुगर केन, शुगर कैसे बनेगी? सेकेंडरी सेक्टर तो हो ही नहीं सकता जब प्राइमरी नहीं मिलेगा। तो वही है कि एग्जाम्पल है कि जो सेकेंडरी सेक्टर या जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, ये कितना डिपेंडेंट है प्राइमरी पे, ये वो शो करता है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 कंडीशंस आपको और दी हुई है, आपने ये तीनों कंडीशंस पढ़नी है और देखना है कि ये क्या शो करती है, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इनका कंपैरिजन होता है, ताकि और बेटर हमें समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।